Good morning, students. In this lecture, we will start a new unit, that is molecular structure and bonding. जैसा कि लास्ट यूनिट में हमने स्टडी किया था, सेकंड यूनिट में, दैट वाज एटॉमिक स्ट्रक्चर. हमने एटम्स के बारे में वहाँ जाना, डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को भी हमने जाना. इसमें हम एक यूनिट ऊपर जाएंगे. हमने एटम्स के बारे में जान लिया. एटम्स मेनली जो एलिमेंट्स हैं, दोज आर मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम्स, एंड टिल नाउ टोटल 118 elements are discovered, and all elements are made up of same kind of atoms. For example, अगर आयरन की बात करें तो आयरन में सारे एटम्स हमारे सेम काइंड्स के होंगे. सोडियम की बात करें, सोडियम एक एलिमेंट है, तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे सारे सेम काइंड्स के होंगे. हमने एटम्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया. अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में. हमें पता है कि नेचर में सभी एटम्स कंबाइंस होते हैं और कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, है ना, या कंपाउंड्स बनाते हैं. अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि क्या 118 एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. इसके अलावा हम इसमें ये भी जानेंगे कि क्या कुछ ऐसे भी एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते. उसके बाद हम ये जानेंगे कि जो एटम्स कंबाइन होते हैं, है ना, जो एटम्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो आपस में किस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं, है ना, उनमें आपस में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है. बॉन्डिंग एक बार हमें समझ में आ जाएगा तो उसके बाद हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को भी समझ सकते हैं. ठीक है, तो हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे. बेसिक हमारा क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं. साथ ही ये भी जानेंगे कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करते. फिर हम ये जानेंगे कि एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ऐसा क्या उनमें होता है या किस तरीके से वो बॉन्डिंग बनाते हैं, है ना, बॉन्डिंग का क्राइटेरिया क्या है ना, या किस टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है, उसके बारे में हम जानेंगे. और फाइनली हम इसके स्ट्रक्चर्स को भी जानेंगे. ठीक है, अगर हम बात करें इसके डेवलपमेंट की, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जानने का जो प्रयास किया गया साइंटिस्ट के थ्रू या केमिस्ट के थ्रू, तो इसमें सबसे रिनोन्ड जो नेम है वो दो साइंटिस्ट थे, कोसेल एंड लेविस. इन्होंने 1916 में एटम से ऊपर जा कर के, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी किया और जाना कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से आपस में बॉन्ड बनाते हैं और किस तरीके से मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसमें ये दो साइंटिस्ट हैं, एक है कोसेल और दूसरे हैं लेविस. कोसेल जो है, इन्होंने मेनली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर अपना स्टडी किया और लेविस ने अपना जो स्टडी था वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर किया. देखिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है, हम फर्स्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं. इनऑर्गेनिक मीन्स 118 माइनस 1, यानी 117 एलिमेंट्स की जो केमिस्ट्री है वो इनऑर्गेनिक में आती है, और जो 1 हम माइनस करते हैं दैट इज़ कार्बन. कार्बन की स्टडी, उसके कंपाउंड, उसके मॉलिक्यूल्स की स्टडी इसमें होती है ऑर्गेनिक. ठीक है, तो कोसेल और लुइस, इन्होंने फर्स्टली मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या जो स्ट्रक्चर है उस पर स्टडी की और कुछ पोस्टुलेट्स दिए.
पोस्टुलेट्स का मीनिंग होता है कि इन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए, इन्होंने माना कि ऐसा हो सकता है ना। तो कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं? फर्स्ट पोस्टुलेट्स जो इन्होंने दिया कोसेल एंड लोइस, उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा एटम होता है ना, एटम एक्चुअल में क्या है, उसमें दो पार्ट होते हैं। ये हमारा एटम है। कोसेल एंड लुईस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि एटम के टू पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है वो न्यूक्लियस और इंटरनल ऑर्बिट्स है ना, ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस है प्लस ऑल इंटरनल ऑर्बिट्स, ठीक है। जो ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है वो, और इसके आसपास जितनी भी ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स इनसाइड, ऑल ऑर्बिट्स, नॉट अ सिंगल। देखिए ऑर्बिट्स मीनिंग सारी ऑर्बिट्स इसमें इंक्लूड कर लिया। फर्स्ट पार्ट एटम में ये होता है। सेकंड पार्ट उन्होंने बोला कि इसमें एक वैलेंस सेल होता है, और वैलेंस सेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पोस्टुलेट उनका क्या था कि कोई भी हमारा एटम ले लें, हाइड्रोजन ले लें, हीलियम ले लें, सोडियम ले लें, पोटेशियम ले लें, किसी भी एटम के अंदर टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, और जितनी भी इंटरनल ऑर्बिट्स होंगी वो, है ना। इसके लिए उन्होंने एक कंबाइंड टर्म दिया, दोनों के लिए एक टर्म दिया, दैट इज कर्नेल, KERNEL, ठीक है, कर्नेल। और सबसे बाद जो हमारी सेल थी उसके लिए क्या बोला, वैलेंस सेल, यानी एटम के हमारे टू पार्ट्स हो गए। ये उनका फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट उनका क्या था, किसी भी एटम में अगर बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग के लिए केवल ये जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दीज आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। बॉन्डिंग होगी या रिएक्शन होगी, यानी रिएक्टिविटी होगी किसी भी एटम की, वो डिपेंड करती है किस पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। आउटरमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर ही उसकी रिएक्टिविटी, उसकी बॉन्डिंग, कैसे वो मॉलिक्यूल्स में रिएक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। कर्नल का इसमें कोई रोल नहीं है ना। जो भी हमारी केमिकल रिएक्टिविटी है उसमें न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है, उसमें इंटरनल ऑर्बिट्स का कोई रोल नहीं है, केवल जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनका ही रोल है। थर्ड उनका ऑब्जर्वेशन था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला कि सारे एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो रिएक्ट नहीं करते, जैसे नोबेल गैस। उन्होंने देखा कि हीलियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल, है ना, इट इज नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करता। नियॉन, इसके पास आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी नॉन रिएक्टिव है। आर्गन, इसके पास भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी नॉन रिएक्टिव है। इसी तरीके से जितनी भी नोबेल गैसेस हैं हमारी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, सभी नोबेल गैसेस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये सारी हमारी क्या है, नॉन रिएक्टिव गैसेस है। ये उनके ऑब्जर्वेशंस थे, ये हम कहें ये उनके पोस्टुलेट्स थे। इसके बेसिस पे उन्होंने एक रूल दिया, दैट रूल इज नोन एज ऑक्टेट रूल, ठीक है।
इसको आप नोट कर लीजिए, पोस्ट करके ये नोट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे हम ऑक्टेट रूल की। आपने लास्ट क्लास में एक रूल और पढ़ा था, ऑक्टेव रूल, है ना। वो रूल क्या था, ऑक्टेव। ये ऑक्टेट है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑक्टेव मीन्स होता है कि जब हम पीरियडिक क्लासिफिकेशन करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट से उस तरीके से मैच करती है जैसे कि म्यूजिकल नोट्स में फर्स्ट नोट 8th से मैच करता है। वो पीरियडिक क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का, ठीक है। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, दैट इज ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल एक्चुअल में क्या होता है, उन्होंने देखा कि जितनी भी नॉवेल गैसेज हैं वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, है ना, और उनके आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके बाद उन्होंने देखा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं नॉवेल गैस के अलावा सारे एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्ट करके जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वहाँ पर उनका जो वैलेंस सेल होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। यानी हर एटम नॉवेल गैस के अलावा वो क्या करता है, अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन करने की टेंडेंसी रखता है। इसी वजह से वो रिएक्ट करता है और वो रिएक्टिविटी शो करता है और वो बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। यानी यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है ऑक्टेट रूल की कि ईच एंड एवरी एटम एक्सेप्ट नॉवेल गैसेस ट्राई टू get 8 electrons in its outermost cell. This tendency is called as octet rule, ठीक है। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं जिससे और ये क्लियर हो जाएगा आपको। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड देन आर्गन। देखिए इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट इज 281, दिस वन 282, 283, 284, 285, 286, 287। कॉसेल एंड ल्यूइस के अकॉर्डिंग जो हमारे इंटरनल ऑर्बिट्स हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 और 8, है ना, इसके बारे में बात नहीं होगी। 2 और 8 इसमें भी नहीं बात होगी, ठीक है। केवल हमारी किस में बात होगी, सबसे आउटर मोस्ट यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम में कितना है, 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4, फॉस्फोरस 5, 6 एंड 7। अब देखिए क्या होता है, सोडियम में एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट वो कैसे कर सकता है कि यहाँ आउटर मोस्ट में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए उसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को आउट कर दे या कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले, है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ग हैं, एक में इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना है और दूसरे में किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में अगर हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना आसान है, जबकि 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना, है ना, ये सोडियम एक स्मॉल एटम है तो उसके लिए फिजिबल नहीं है।
इस वजह से 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन आउट कर देगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन आउट करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 2 8 रह जाएगा। यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आउट हो जाएंगे, इससे रिलीज हो जाएंगे। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2 8। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स इससे आउट हो जाएंगे। सिलिकॉन देखिए ये जो है स्पेशल गैस है हमारा, 4 इलेक्ट्रॉन ना किसी से हम एक्सेप्ट कर सकते और ना ही किसी को डोनेट कर सकते। 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए और देने के लिए भी बहुत हाई एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन नाइदर एक्सेप्ट नॉर मी डोनेट। तो यहाँ पर क्या होता है, शेयरिंग होती है। यहाँ क्या होती है, शेयरिंग। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करके देन इट विल बी 2 8। 4 इसके होंगे, 4 किसी दूसरे के होंगे और आउटर मोस्ट में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा। नाउ दिस, इसमें देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 8 एंड 5। तो अब ये इसके पास भी 2 केसेस हैं, या तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी दूसरे एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स देना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेगा ये, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा +3। ठीक है, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 8। सिमिलरली सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड 2 8 8। ठीक है, अब देखिए इसी पीरियड में जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज देखिए, दैट इज आर्गन। और आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 8, है ना। सबसे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यही कॉन्फ़िगरेशन ये सारे एलिमेंट्स, है ना, अचीव करने की टेंडेंसी रखते हैं। और इनकी बात करें तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये इससे पहली जो नोबेल गैस है, कौन सी नोबेल गैस है इससे पहले, नियॉन। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8। ठीक है, तो देखिए इनका कॉन्फ़िगरेशन सभी का मैच कर रहा है इससे, और इन सब का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैच कर रहा है इससे। ठीक है, तो देखिए ऑक्टेट रूल में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हर एलिमेंट ट्राई करता है कि उसके जो बैलेंस सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, और दूसरा टेंडेंसी क्या है कि वो अपने नियरेस्ट जो नोबेल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑक्टेट रूल हो गया। अब इससे देखिए कई तरीके के हमारे कंपाउंड बन सकते हैं, उनमें बॉन्डिंग हो सकती है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे, ये किसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो सोडियम और क्लोरीन ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, NaCl। ठीक है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। ऐसे ही मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, सल्फर के साथ, Mgs। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें जो मैग्नीशियम है वो क्लोरीन के साथ एक और मॉलिक्यूल बना सकता है, MgCl2। इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, मैग्नीशियम। तो ये क्या बनाएगा, MgCl2। इसी तरीके से हम बात करें इसकी एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम भी हमारा क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इसे या तो एक सिंगल ऐसा एलिमेंट मिल जाए, ऐसा एटम मिल जाए जो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, या कंबाइनली इस तरीके से एटम्स मिल जाए कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लें। देखिए क्लोरीन क्लोरीन AlCl3, है ना, या Aln। नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक है,
इसमें जो लुईस हैं इनका एक और रोल है। इन्होंने क्या किया कि जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स के कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको किस तरीके से राइट करें, उसका एक मेथड बताया जिसे हम क्या बोलते हैं, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एलिमेंट। ठीक है, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। हीलियम की बात करें तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये He2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वैलेंस में कितने हैं, 2 7। तो इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। लुईस जो स्ट्रक्चर है उसमें केवल हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं लुईस स्ट्रक्चर में, है ना। इससे क्या होता है कि जो बॉन्डिंग हो रही है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम है, जैसे सोडियम के पास 2 8 1, यहाँ पर सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन शो होगा, है ना। और क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 8 7। तो यहाँ Cl 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ये यहाँ जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फाइनली ये मॉलिक्यूल बनाएंगे NaCl। लुईस स्ट्रक्चर से बेसिकली क्या है, हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी एटम पर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस तरीके से हम इजीली ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग उनकी बॉन्डिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ऑक्टेट रूल है ये हमारा सभी मॉलिक्यूल्स पर इक्वली वैलिड नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। देखिए इसमें अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो इसमें 3 टाइप्स के हमारे मॉलिक्यूल्स आते हैं। एक तो वो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, जनरली लुईस एसिड। दूसरा जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड द थर्ड वन दोज मॉलिक्यूल्स इन विच ऑक्टेट इज एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का मीनिंग होता है उसको एक्सपेंस कर लेना, उसको बढ़ा देना, है ना। तो देखिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2, है ना। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने बॉन्डिंग कर लिया। तो केवल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास भी कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने क्या किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया। LiCl, यहाँ पर लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्लोरीन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स तो कंप्लीट कर लिए, है ना, लेकिन लिथियम के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने क्या किया, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही कंप्लीट किए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके जो नियर बाई नोबल गैस है दैट इज हीलियम, और हीलियम स्टेबल होती है क्योंकि इसका एटम बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं एज पर 2l²। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हीलियम वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेकर के स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से ये स्टेबल होते हैं और ये मॉलिक्यूल बनते हैं।
लेकिन एज पर ऑक्टेट जहाँ आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए नाइट्रोजन के जो जितने भी कंपाउंड हैं जैसे NO, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके NO मॉलिक्यूल बना देता है ना। ऐसे एक और मॉलिक्यूल बनाता है NO2। वहाँ पर ऑक्सीजन को एक को 2 इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरे ऑक्सीजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से, है ना। यहाँ NO बन गया, यहाँ N2O बन गया। देखिए यहाँ पर कितने ऑड इलेक्ट्रॉन्स, ऑड इवन आपको पता ही होगा, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किए, इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स किए और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस वाले थे वो यहाँ पर से इसने बॉन्डिंग में डाले। तो ये भी हमारा क्या, ऑक्टेट यहाँ भी कंप्लीट नहीं हो रहा और ऑक्टेट इधर भी कंप्लीट नहीं हो रहा। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं टोटल, 3 इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, जबकि ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये भी हमारा क्या है, दोनों इसके एक्सेप्शंस हैं। थर्ड केस हमारा ये है कि जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हम अब तक कहते हुए आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएंगे तो वो हमारा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं वो 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं, है ना, जैसे PCl5 या फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 285, यानी ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, P1 2 3 4 5, ठीक है। फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब 5 क्लोरीन, तो Cl1 Cl2 Cl3 Cl4 Cl5, ठीक है। और इसके बाद अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखिए इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके भी 8 हो गए और यहाँ पर भी 8 हो गए, है ना। लेकिन फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 से 10 तक ये एक्सपेंस कर गया। इसको बोलते हैं ऑक्टेट एक्सपेंडेड। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, एक और मैं बताता हूँ आपको, SF6 IF7, इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑक्टेट रूल था और ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस हमने पढ़े, लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना। आगे हम और इसमें जो थ्योरी है किस तरीके से बॉन्डिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप अभी होमवर्क में जितने भी लुईस स्ट्रक्चर्स और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।